नमस्कार। आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो है प्रेमचंद की सर्वोत्तम कृति गोदान। गोदान, जिसमें प्रेमचंद ने गांव और शहर की दो कथाओं का यथार्थ रूप और संतुलित सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। गोदान होरी की कहानी है, उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके, और इसलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और वह अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। अंततः वह तप के अपने जीवन होम कर देता है। यह केवल होरी की ही नहीं, अपितु उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है, और इसके साथ ही जुड़ी है शहर की प्रासंगिक कहानी। दोनों कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि उसमें प्रवाह आद्योपांत बना रहता है। प्रेमचंद जी की कलम की यही विशेषता है कि एक गरीब होरी की कहानी कहते कहते उन्होंने संपूर्ण किसानों के संघर्ष की कहानी कह दी है। वह होरी जो कड़ी मेहनत के बावजूद जमींदार का कर्ज चुकाने में असमर्थ है और हमेशा उसकी दास्तां में बना रहता है। यह उपन्यास गरीबी, जाति प्रथा और उत्पीड़न के विषयों की पड़ताल करता है। यह उपन्यास होकर भी महाकाव्य की तरह है, क्योंकि इसकी जड़ें हिंदुस्तानी समाज में कहीं गहरे जाती है और रोज़मर्रा के संघर्षों और यथार्थ के करीब है। उपन्यास इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध वर्ण जाति व्यवस्था द्वारा शासित होते हैं, और हालांकि ब्रिटिश देश पर शासन कर रहे थे, लेकिन यह ऊंची जातियां ही थीं जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रभाव डाला था और ज़मीन पर वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानी जाती है। 1936 में प्रकाशित यह उपन्यास भारतीय ग्राम जीवन एवं परिवेश का सजीव चित्रण करता है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इस उपन्यास में प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण किया गया है। गोदान की मूल समस्या किसान की ऋण समस्या है। गोदान में ऐसा लगता है कि वह किसानों के साथ अपनी आपबीती कह रहे हैं। लेखक किसानों के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर बात कर चुके थे। प्रेमचंद ने गोदान में गांव की प्रकृति और वहां के जनजीवन के बारे में बेहद प्रेम से लिखा है। शायद ही कोई भाषा हो जिसमें गोदान का अनुवाद नहीं हुआ हो। कथानायक होरी और उसकी पत्नी धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने किसान के जीवन, उनके शोषण, उनकी व्यथा, उनकी तड़प का बारीकी से वर्णन कर किसान के जीवन को अमर बना दिया। होरी किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी वेदना और पीड़ा पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। आजीवन संघर्ष करने के बावजूद होरी के गोदान की इच्छा मरते दम तक पूरी नहीं हो पाती। इस अधूरी इच्छा के साथ ही वह इस दुनिया से विदा हो जाता है। केवल होरी ही नहीं, यह उस दौर के हर किसान की आत्मकथा और पीड़ा बन जाती है जिसे प्रेमचंद ने अपनी कलम से उकेरा। प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा वह आम आदमी की व्यथा कथा है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी। गांव की अव्यवस्था, किसान की तड़प, ग्रामीण समाज की विसंगतियां, अंधविश्वास, उत्पीड़न और पीड़ा की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है उपन्यास गोदान। गोदान जो ज़मीन से जुड़ी हकीकतों को बेनकाब करता है, विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में
अनुवाद होकर बिकने का गौरव भी इसे प्राप्त है। गोदान हिंदी के उपन्यास साहित्य के विकास का प्रकाश स्तंभ है। इसके नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव पाते हैं। वह संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है। वह संस्कृति जिसमें भारत की मिट्टी की सोंधी सुबास भरी हुई है। गोदान प्रेमचंद का वह उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। किसान जीवन की आकांक्षा, निराशा, उसकी धर्मभीरुता और धर्मपरायणता के साथ स्वार्थपरता और बैठकबाजी, उसकी बेबसी और निरीहता का जीता जागता चित्र उपन्यास में उपस्थित किया गया है। होरी की गर्दन जिस पैर के नीचे दबी है, उसे वह सहलाना चाहता है। अपने क्लेश और वेदना को झुठलाता है, मर्जाद की झूठी भावना पर गर्व करता है, ऋणग्रस्तता के अभिशाप में पिसता है, तिल तिल शूलों भरे पथ पर आगे बढ़ता है। भारतीय समाज का मेरुदंड यह किसान कितना शिथिल और जर्जर हो चुका है, यह गोदान में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। नगरों के कोलाहल चकाचौंध ने गाँव को कैसे ढक लिया है। जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, अध्यापक, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीतिक नेता और राजकर्मचारी जोंक बनकर कैसे गांव के निरीह किसान का शोषण कर रहे हैं और कैसे गांव के ही महाजन और पुरोहित उनकी सहायता कर रहे हैं। गोदान में ये सभी तत्व नख दर्पण के समान प्रत्यक्ष हो गए हैं। गोदान वास्तव में 20वीं शताब्दी की तीसरी और चौथी दशाब्दियों के भारत का ऐसा सजीव चित्र है जो हमें अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास में बहुत सी बातें कही गई हैं। जान पड़ता है लेखक ने अपने संपूर्ण जीवन के व्यंग्य और विनोद, कसक और वेदना, विद्रोह और वैराग्य, अनुभव और आदर्श सभी को इस उपन्यास में भर देना चाहा है। कुछ आलोचक को इसके कारण कुछ अस्त व्यस्तता भी इसमें मिलती है। इसका कथानक शिथिल, अनियंत्रित और स्थान स्थान पर उन्हें अति नाटकीय जान पड़ता है। सामान्य तौर पर देखने पर ऐसा महसूस होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखने पर गोदान में लेखक का अद्भुत उपन्यास कौशल दिखाई पड़ता है। उन्होंने जितनी बातें कही हैं वे सभी समुचित उत्थान में कही हैं। उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो अपना जोर दिखाइए। राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के वर्णन में 10-20 पृष्ठ लिख डालिए, कोई दूषण नहीं। प्रेमचंद ने एक स्थान पर ऐसा लिखा है। अपने इस उपन्यास में उन्होंने कलम का पूरा जोर दिखाया है, सभी बातें कहने के लिए उपयुक्त प्रसंग कल्पना की है, समुचित तर्क जाल बनाया है, सही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, प्रवाहशील और चुस्त दुरुस्त भाषा का प्रयोग किया है, वर्णन शैली में उपस्थित कर वो सारे समुचित प्रसंग उन्होंने जीवंत कर दिए हैं। किसी भी उपन्यास लेखक से उनकी तुलना एक अद्भुत प्रक्रिया होगी। प्रकाश मनु लिखते हैं कि रामचरितमानस में अगर कल का हिंदुस्तान है तो गोदान में आज का हिंदुस्तान है, और यह गोदान मानो रामचरितमानस की अगली कड़ी है। आधुनिक समाज का महाकाव्य है जिसमें समूचा हिंदुस्तान अपनी शक्ति, मनोरथ, सपनों और कमजोरियों के साथ प्रतिबिंबित हुआ है। गोदान इतना बड़ा उपन्यास है कि उसमें हिंदुस्तानी समाज के जो अक्स आए उनमें खुद ब खुद इतिहास से कहीं अधिक सच्चा इतिहास चला आया, और यह उपन्यास इतिहास और भारतीय समाज की सच्ची छटपटाहट और सपनों से मिलकर एक संपूर्ण महाकाव्य में बदल गया, जो जितना यथार्थ के स्तर पर सही है उतना ही रूपक के स्तर पर भी। इस उपन्यास के पात्रों की बात करें तो इसके पात्र हैं होरी,
नायक, धनिया, नायिका। गोबर होरी का पुत्र है, झुनिया गोबर की पत्नी है। राय साहब जमींदार हैं, मेहता जी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मालती आधुनिक नारी और डॉक्टर है। भोला झुनिया का पिता है, सोना और रूपा होरी की पुत्रियां हैं। खन्ना मिल मालिक हैं, गोविंदी खन्ना की पत्नी है। हीरा होरी का भाई है। सीलिया दलित चमार स्त्री है। माता दीन और दाता दीन ब्राह्मण पात्र हैं। ओंकारनाथ संपादक हैं। दुलारी सहुआइन दुकान की मालकिन है। शोभा होरी के भाई हैं। अन्य पात्रों में झिंगुरी सिंह, नोहरी, पुनिया आदि हैं। गोदान हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। गोदान प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने उत्कर्ष पर पहुंची है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, उसकी आकांक्षा और निराशा, उसकी धर्मभीरुता के साथ साथ स्वार्थपरकता को भी हम देखते हैं। गोदान उपन्यास में हम देखते हैं कि नगरों के कोलाहल में चकाचौंध ने गाँवों की विभूतियों को कैसे ढक लिया है। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिनको देखकर यह महसूस होता है कि उपन्यासकार ने इस एक उपन्यास में ऐसा बहुत कुछ भर देना चाहा है जो उसके संपूर्ण जीवन का सारांश है। जिस समय प्रेमचंद का जन्म हुआ वह युग सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद से स्वयं प्रेमचंद भी प्रभावित थे। जब अपने कथा साहित्य का सफ़र उन्होंने शुरू किया, अनेकों प्रकार की रूढ़ियों से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति कला के शस्त्र द्वारा मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया। अपनी कहानी बालक के माध्यम से यह घोषणा करते हैं प्रेमचंद कि मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ। प्रेमचंद और शोषण का बहुत पुराना रिश्ता माना जा सकता है, क्योंकि बचपन से ही शोषण के शिकार रहे प्रेमचंद और इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए थे। समाज में सदा वर्गवाद व्याप्त रहा है। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी वर्ग से जुड़ना ही होता है। प्रेमचंद ने वर्गवाद के खिलाफ लिखने के लिए ही सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। वह इससे संबंधित बातों को उन्मुख होकर लिखना चाहते थे। उनके मुताबिक वर्तमान युग न तो धर्म का है और न ही मोक्ष का है, अर्थ ही इसका प्राण बनता जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार अर्थोपार्जन सबके लिए अनिवार्य है। इसके बिना जिंदा रहना सर्वथा असंभव है। वह कहते हैं, समाज में जिंदा रहने में जितनी कठिनाइयों का सामना लोग करेंगे उतना ही वहाँ गुनाह होगा। अगर समाज में लोग खुशहाल होंगे तो समाज में अच्छाई ज़्यादा होगी और समाज में गुनाह नहीं के बराबर होगा। प्रेमचंद ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आवाज़ लगाई, ऐ लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदों की तरह रहो, मुर्दों की तरह जिंदा रहने से क्या फ़ायदा। अपनी कहानियों, उपन्यासों में प्रेमचंद ने शोषक समाज के विभिन्न वर्गों की करतूतों और हथकंडों का पर्दाफाश किया है। गोदान उपन्यास में होरी जैसे अल्प भूधारक किसान का जीवन, सामंती व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष, भारतीय किसान की त्रासदी को प्रेमचंद ने हमारे समक्ष स्पष्ट किया है। अपनी जान और कुल मर्यादा से भी प्यारी ज़मीन को बचाने के प्रयास में अपना सब कुछ खोकर होरी मजदूर हो जाने पर विवश हो जाता है। जमींदार, साहूकार, अफसर, पटवारी और पुरोहित जैसी अनेक शोषक शक्तियाँ एक किसान को भूमि से वंचित कर मजदूरी की ओर
ढकेलने में सहायक हो जाती हैं। शोषक यहाँ जमींदार ही है जो पहले सामंतवाद को पोषित कर रहा था, अब पूंजीवादी व्यवस्था का नियामक होता चला जा रहा है। वास्तव में गोदान एक ऐसे कालखंड की कथा है जिसमें सामंती समाज के अंग किसान और जमींदार दोनों ही मिट रहे हैं और पूंजीवादी समाज के मजदूर तथा उद्योगपति उनकी जगह ले रहे हैं। प्रेमचंद ने जबरदस्ती नामक लेख में भारतीय किसान की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा है कि भारतीय किसान की इस समय जैसी दयनीय दशा है उसे कोई शब्दों में अंकित नहीं कर सकता। उनका भगवान जानता है या अपनी दुर्दशा वे स्वयं जानते हैं। जमींदार को समय पर मालगुजारी चाहिए, सरकार को समय पर लगान चाहिए, किसान को खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न चाहिए, पहनने के लिए एक चिथड़ा चाहिए सब कुछ, पर एक ओर तुषार तथा अतिवृष्टि फसल चौपट कर रही है, एक ओर आंधी उनके रहे सहे खेत को भी भ्रष्ट कर रही है, वहीं दूसरी ओर रोग, प्लेग, हैजा, शीतला उनके नौजवानों को हरी भरी तथा लहराती जवानी में उसी तरह उठाए लिए जा रही है जिस तरह लहलहाता खेत अभी 6 दिन पूर्व के पत्थर पाले से जल गया। गल्ला पैदा हो रहा है पर भाव इतना मंदा है कि कोई 2 वक्त भोजन भी नहीं कर सकता। स्त्री के तन पर जो 2-4 गहने थे वे साहूकार के पेट से बचकर सरकार की मालगुजारी के पेट में चले गए। नन्हे बच्चे जो चिथड़े ओढ़कर जाड़ा काटते थे वही अब उनका पिता पहनकर अपने तन की लाज ढक रहा है। माता के पास केवल इतना ही वस्त्र है जिससे वह घूंघट काट सके, धोती चाहे घुटने तक ही क्यों न खिसक आए। प्रेमचंद अपने लेखों में बार बार किसान द्वारा कर्ज लेने पर जिंदगी भर उस कर्ज के बोझ को ढोते रहने की व्यवस्था को रेखांकित करते हैं। होरी द्वारा कर्ज से मुक्ति के लिए जी जान से की जाने वाली कोशिशों और उसकी व्यवस्था को वह बयान देते हैं। चौतरफा शोषण को झेलने के लिए मजबूर होरी कुछ न कर पाने की स्थिति में भाग्य पर दोष लगाकर और शिथिल हो जाता है। मजबूरी में ही सही, जमींदारों के पैर सहलाने में ही वह अपना भला समझता है। किसानों के भाग्यवादी अंधविश्वासी होने के कारण भी उसका सामाजिक और आर्थिक शोषण होने की संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। प्रेमचंद ने किसानों के शोषण की इस न खत्म होने वाली श्रृंखला में होरी पर बिरादरी द्वारा लगाए गए जुर्माने और डांड के प्रसंग को विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जाति प्रधान समाज व्यवस्था की निष्ठुर अमानवीयता ने होरी पर लगाए जुर्माने और डांड को चुकाने के लिए होरी खुद ही अनाज के टोकरे भर भर कर पंचायत में पहुंचा आता है। वह बिरादरी द्वारा बहिष्कृत किए जाने के डर से विवश होकर यह सब करता है। उसका शोषण करने वालों के समक्ष समर्पण अपने बचाव का ही प्रयास है। समर्पण और समझौता किसान जीवन की त्रासदी के 2 महत्वपूर्ण सत्य हैं। प्रेमचंद होरी के माध्यम से भारतीय किसान के चौतरफा शोषण के कारण हुई उसकी दयनीय स्थिति को उजागर करते हैं। महाजनी सभ्यता के पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में उभरते खतरे को प्रेमचंद जान चुके थे। किसान और उसके भूमि से जुड़े रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे तो जमींदारों को कर्ज दे देकर उनके अस्तित्व को भी मिटा रहे थे। कृषक सभ्यता के ये दोनों स्तंभ धराशायी हो रहे थे। होरी का किसान से मजदूर बनना इसी वास्तविकता को दर्शाता है। होरी का यह निर्णय उसका अपना नहीं है, यह उसकी विवशता है और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दबावों का परिणाम है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद में कृषक सभ्यता, संयुक्त परिवार व्यवस्था आदि के प्रति मोह है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रेमचंद जमींदारी प्रथा या सामंती प्रथा में जी रहे किसानों के शोषण का विरोध नहीं करते।
जमींदारी प्रथा के शोषण के तरीकों का उन्होंने पर्दाफाश किया है, लेकिन औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण व्यक्तिगत संबंधों में पड़ने वाली दरार को वे अच्छी तरह समझ चुके थे। होरी और गोबर के बीच में समाप्त होते नेह और गोबर का केवल अपने बारे में सोचना इसी का संकेत है। गोबर अपनी कमाई का एक पैसा भी घर नहीं भेजता और उसे यह व्यवहार युक्ति संगत भी लगता है। वह कहता है, वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गाय खरीदने और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। होरी और धनिया की बेहतर जीवन की जो आशाएं गोबर के साथ जुड़ी थीं, वह सब गोबर के स्वार्थपूर्ण व्यवहार से चूर चूर हो जाती है। प्रेमचंद इन बदलते संबंधों के प्रति चिंतित थे और महाजनी सभ्यता को इसके लिए जिम्मेदार मानते थे, जिसे कि अपनी मौसी की 5 बीघा जमीन को जी जान से बचाने की कोशिश करते होरी धनिया के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। जमींदारी प्रथा भी चरमराती अवस्था में जैसे तैसे कर्ज के सहारे जीवित थी। महाजनों बैंकरों की चिरौरी करके अपनी झूठी शान बचाने के लिए और सरकारी अधिकारियों की आवभगत के लिए रुपया उधार लेकर किसी तरह अंतिम सांसें ले रही थी। होरी की गाय की लालसा और उसे पाने और खोने की घटनाओं का महत्व केवल होरी के जीवन की त्रासदी की ही अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति की वास्तविकता को उजागर करने की यथार्थवादी दृष्टि भी है। गोदान काल के प्रेमचंद को यह विश्वास होने लगा था कि 20वीं सदी समाजवाद की सदी होगी, जिसमें अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई को कम किया जाएगा। प्रेमचंद समझने लगे थे कि तमाम विरोधों के बावजूद समाजवाद को रोकना आसान नहीं होगा और यह आकर रहेगा। निकट भविष्य में आजकल का पूंजीवाद जमीन पर पड़ा होगा और उसकी लाश पर समाजवाद की धारा बह रही होगी। प्रेमचंद बहुत हद तक नेहरू जी के भारत में समाजवादी व्यवस्था ही असमानता और शोषण को खत्म कर सकती है, इस विचार से सहमति दर्शाते हैं। गोदान में राय साहब द्वारा इस विचार की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है, जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा नहीं सुधर सकती। स्वेच्छा अगर स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावनावश करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग और शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। ऊपरी सुधारों से किसानों का भला नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी तंत्र के साथ जमींदारों के संबंध बहुत गहरे थे। इसलिए तंत्र के साथ पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत थी। कानून बना देने भर से गरीब किसानों, दलितों, मजदूरों को न्याय मिलने की आशा नहीं बंधी थी। न्याय, कचहरी और अदालत तो पैसे वालों के ही हाथों में खेल रही थी। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भारतीय सामंत, जमींदार, छोटे छोटे रियासतों के नवाब राज्य का नियंत्रण और नीतियों का निर्धारण कर रहे थे। किसानों का सीधा संघर्ष अंग्रेज सरकार, सामंत, जमींदार, अफसर और महाजनों से था। ये सभी गोलबंद होकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक दूसरे का साथ देते हुए किसानों का शोषण कर रहे थे। गोदान में किसान और जमींदारों के बीच संघर्ष का संकेत नहीं मिलता है। किसान जीवन पर जमींदारों और महाजनों का अधिकार है, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारों का निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जमींदार और उसके कारिंदे किसान जीवन के नियामक बने हुए हैं। फिर किसान इस शोषण के विरोध में किस तरह विद्रोह करेगा, वह सोच भी नहीं सकता है।
मानवीय अस्तित्व की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान इन्हीं शोषकों की मर्जी पर निर्भर है। गाय की अभिलाषा रखने वाला होरी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है। जाति आधार पर इसका सामाजिकपन तय है और व्यवसाय तथा उत्पादन के साधनों के साथ इसका संबंध भी तय है। उत्पादन प्रणाली में इसके हिस्से में केवल श्रम आया है। इसके परिश्रम से उत्पन्न उत्पाद पर जाति व्यवस्था में श्रेष्ठ मानी गई जातियों का अधिकार है। इन तथाकथित उच्च जातियों का काम केवल भोग करना है। श्रम न करके भी जीवन के सभी सुख इनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं। यह उस जाति व्यवस्था का कमाल है जो जन्म के आधार पर निश्चित होती है। केवल कुछ व्यक्तियों के लिए संपूर्ण बहुजन और सर्वहारा को या तो मजदूर बनकर जीना पड़ रहा है या सेवा करने वाला गुलाम। उत्पादन के सभी संसाधनों और श्रम पर भी इन्हीं उच्च कही जाने वाली जातियों का एकाधिकार है। इस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए समय समय पर ये दमनकारी तरीके अपनाते रहते हैं जिससे किसान और मज़दूरों पर इनका दबाव बना रहे। किसान और मज़दूरों के श्रम का मूल्य उनकी शर्तों पर नहीं बल्कि ज़मींदारों, साहूकारों, अधिकारियों की शर्तों के अनुसार तय होता है, जो कभी कभी उसके आर्थिक स्तर से ऊपर उठने में मदद नहीं करती। बल्कि होरी तो किसान से मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गया है। थोड़ी सी ज़मीन जो उसे और उसके परिवार के लिए जान से भी प्यारी थी, उस ज़मीन को बचाने में वह असमर्थ हो जाता है। दरवाजे पर गाय का बंधा होना एक किसान के लिए जीवन भर की पूंजी है, एक सपना है, लेकिन होरी का गाय खरीदने का सपना अंत तक पूरा नहीं हुआ। गाय की आकांक्षा मन में लिए होरी मर जाता है। गोदान में होरी की गाय खरीदने की आकांक्षा का पूर्ण न होना केवल वैयक्तिक आकांक्षा के संदर्भ में अभिव्यक्त नहीं हुआ है। यहाँ प्रेमचंद भारतीय किसानों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता उजागर करना चाहते हैं। इस वास्तविकता में छिपे उस सत्य से तत्कालीन समाज और संवेदनशील पाठक परिचित होता है। सामंतवाद के अंत और पूंजीवाद के उद्भव की उन स्थितियों से अवगत कराना चाहते थे प्रेमचंद, जिसमें किसान और मजदूर कृषक सभ्यता के दो स्तंभों के धराशायी होने से वे चिंतित थे। बदलते आर्थिक संदर्भों में गरीब किसान, मजदूर, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आने का संकेत नहीं मिल रहा था। आर्थिक अधिकार चाहे ज़मींदारों के हाथ में रहे, चाहे पूंजीपतियों के हाथ में, किसान और मजदूर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था। जब तक किसान अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत करके आर्थिक उत्पादन में अपनी भागीदारी निश्चित करने के लिए संघर्ष नहीं करता, तब तक होरी जैसी दयनीय स्थिति से बचने का उसके पास दूसरा कोई कारगर उपाय नहीं है। उपन्यास वही उच्च कोटि के समझे जाते हैं जिनमें आदर्श और यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो। गोदान में समानांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं, ग्राम और नगर की कथा, इनमें परस्पर संबद्धता और संतुलन है और दोनों कथाएं महाकाव्य की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषताएं लिए हैं। इनमें आदर्श भी है और यथार्थ का भी पूर्ण सामंजस्य है। तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो गोदान को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें देशकाल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। कथानायक होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वह यह इच्छा मन में लिए ही इस दुनिया से दूर चला जाता है। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा संतराश की कथा है। गोदान का नायक एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर
मौजूद है। पूरे जीवन संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय पालने की आकांक्षा पूरी नहीं होती। गोदान होरी की कहानी है, उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, कष्ट सहता है, मर्यादा की रक्षा करना चाहता है, दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है, लेकिन मजबूर होता है और अपनी मर्यादा की रक्षा करते करते शहीद होता है। इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों में जहां आदर्शवाद दिखाई देता है, गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप में परिलक्षित होता है। इस उपन्यास से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचार और शोषण काली शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने से ही न्याय मिलता है। किसी भी तरह के संघर्ष को सहना कमजोरी की निशानी है। जब तक हम शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। खुद की बेहतरी के लिए खुद को ही प्रयास करने होंगे। साहित्यकार जब किसी ऐसे विषय पर लिखता है तो उसका एक उद्देश्य अवश्य होता है। उपन्यास में लेखक ने उन परिस्थितियों को बुना है जो प्रायः बुरी हैं और ध्यानाकर्षण करती हैं। उपन्यास में वर्णित समस्याएं उपन्यास के मूल भाव और उद्देश्य को केंद्र में रखकर बुनी गई हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में समाज में प्रचलित अनेक समस्याओं पर लेखनी चलाई है। उनकी समस्त रचनाएं उद्देश्यपरक हैं, कुछ आदर्शवादी हैं, कुछ नैतिक संदेश देती हैं, कुछ में वे यथार्थवादी हैं, तो वे जीवन और समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और आग्रह करते हैं कि पाठक उन बुराइयों से नफरत करने लगे। साहित्य केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं है। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलावे नहीं। कथाकार प्रेमचंद का यह कथन उनके साहित्य पर खरा उतरता है। लेखक प्रेमचंद की दृष्टि उनकी रचनाओं में बेहद साफ थी। प्रगतिशीलता उनकी रग रग में समाई थी। धन को उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया। साहित्य सेवा में ही स्वयं को आजीवन लगाए रहे और भारतीय समाज को एक से एक कालजयी कृतियाँ उन्होंने प्रदान की। सुषुप्तावस्था में पड़े भारतीय जनमानस में नवीन चेतना का संचार तथा सामाजिक विषमता एवं विरूपता को दूर करने का यत्न ही उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य था। गोदान उनका सर्वाधिक प्रौढ़ उपन्यास है। आलोचकों की दृष्टि भी इस कृति पर सर्वाधिक बार टिकी है। उनके द्वारा इसमें उठाई गई समस्याओं का अनुसंधान तथा सृजन के उद्देश्यों पर प्रकाश भी डाला गया है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में भारतीय कृषक के विसंगतिपूर्ण जीवन की अभिव्यंजना प्रस्तुत है। दोनों कथाएं ग्रामीण जीवन की कथा तथा शहरी जीवन की कथा, दोनों के पात्र अलग अलग हैं। पूरे उपन्यास में एकमात्र पात्र राय साहब ग्रामीण और शहरी कथा के बीच की कड़ी का काम करते हैं। ग्रामीण जीवन में जी रहे पात्रों की दशा बेहद दयनीय है। ग्रामीण परिवेश की धुरी में मूलतः किसान ही हैं जिनका शोषण सेठ, साहूकार, जमींदार मिलकर करते हैं और उन्हें मजदूर बनने को विवश करते हैं। कृषकों की दयनीय दशा का मूल कारण उनकी अज्ञानता है। उनकी रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता और अज्ञानता उन्हें प्रगति पथ पर चलने से रोकती है। गोबर को समझाता हुआ होरी कहता है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में
जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या। अज्ञानता में जी रहे भारतीय कृषक की यह सोच है, लेकिन होरी के उक्त कथन का खंडन प्रेमचंद के पात्र गोबर ने उसी वक्त किया है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु शोषक और उनकी शक्तियों पर केंद्रित है। प्रेमचंद इस स्थिति का मार्मिक चित्रण यथार्थ के धरातल पर करते हैं कि शोषणकारी शक्तियों के विविध रूप हैं। एक जाल है जिसमें उलझकर हर किसान अपने को असहाय महसूस करने लगता है। जहां एक तरफ छोटे स्तर पर महाजन, साहूकार, पटवारी, कारिंदा, कारकुन तथा अन्य छोटे कर्मचारी किसानों का शोषण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज के तथाकथित गणमान्य लोग जैसे पुरोहित, जमींदार, थानेदार तथा गांव के मुखिया भी इन किसानों को दोनों हाथों से दबाने में नहीं चूकते। तत्कालीन किसान की दयनीय दशा का चित्रांकन होरी के निम्न कथन से हो जाता है। उसकी चिंता तो मारे डालती है दादा, अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। जमींदार तो एक है पर महाजन 3-3 है, सहुआइन अलग और मंगरू अलग और दाता दिन पंडित अलग। प्रेमचंद प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। समाज में निरंतर विसंगति का बोलबाला बढ़ता जा रहा था, अर्थात अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। अमीर अधिक अमीर तथा गरीब अधिक गरीब होता जा रहा था। उपन्यासकार ने इस स्थिति को देखकर ही अपनी कृति में खन्ना जैसे पूंजीपति का चरित्र गढ़ते हैं, तो मजदूरों का शोषण करके अपनी धन संपदा में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे अन्य पात्रों का। प्रेमचंद की प्रगतिशीलता बहुआयामी थी। वे नारी को पर्दे की वस्तु नहीं बनाना चाहते थे। उनका लक्ष्य था तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में नारी की भूमिका की तलाश करना। इस उपन्यास में उनकी तलाश पूरी भी हुई है। उन्होंने धनिया, मिस मालती, गोविंदी, झुनिया, चूहिया, सिलिया, सोना, रूपा जैसे चरित्रों के माध्यम से अपनी प्रगतिशील विचारधारा अपने पाठकों तक संप्रेषित की है। प्रेमचंद गांधी जी के रामराज्य जैसे समाज की स्थापना करना चाहते थे। एक ऐसे समाज की परिकल्पना उन्होंने की थी जो अन्याय, अत्याचार, शोषण तथा सामाजिक विरूपताओं से रहित हो, लोगों में परस्पर सद्भाव हो। वैसे भी भारतीय दृष्टि बहुत व्यापक है। वह वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करती है और समाज की यह परिकल्पना भारतीय है। इसको प्रेमचंद बहुत प्यार करते हैं। मालती कहती है, संसार में अन्याय का, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास और स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। हम इन सबको समाप्त करने की ओर अग्रसर रहें। गोदान एक उद्देश्यपरक रचना है। इसमें समस्याओं का उद्घाटन करके लेखक ने उनका निराकरण भी किया है। धन्यवाद।